So hello everyone, welcome to G-Centric or today we are going to discuss most awaited subject of any electrical engineering aspirant that is power system। ठीक है, तो आज हम लोग पावर सिस्टम की बात करेंगे। ये है क्या असल में, क्योंकि पावर सिस्टम आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत परेशान करता है आपको। सिर्फ एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं है ये, एक किसी यूनिवर्सिटी में 3 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और किसी यूनिवर्सिटी में 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें लास्ट सेमेस्टर में, तो कई बार ऑप्शनल में भी पावर सिस्टम, एडवांस पावर सिस्टम का आ जाता है कहीं ना कहीं रोल। तो इस वजह से ये 3 to 5 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, और दूसरा पावर सिस्टम। मैं बताऊंगा कि पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मशीन का कितना बड़ा रोल है, कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छा है तो पावर सिस्टम आपको कितना इजी वे में सीखने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर मेरे सामने एक बोर्ड पे बड़ा सा आपका एक सिंगल लाइन डायग्राम बना रखा है मैंने। तो परफेक्टली तो सिंगल लाइन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर के नोटेशन है दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बट मैंने अभी यहाँ 3 फेज के लिए बनाए हैं। ठीक है, बाकी सिंगल लाइन नोटेशंस वगैरह डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें एक जर्नी के लिए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होगा, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे कहीं पे अगर मोबाइल पे देख रहे होंगे तो मोबाइल भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्ज करते हैं। तो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के बाद तो इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है ना, कि जस्ट लाइक अगर सिविल की बात करें, दूसरे इंजीनियरिंग की बात करें, तो बहुत सारे इक्विपमेंट वो क्या करते हैं कि जब इंजीनियरिंग में जाते तब देखते हैं। बट हम लोग कोई भी जनरल कैंडिडेट भी किसी भी ब्रांच का, किसी भी स्ट्रीम का, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना उसका दिन का शुरुआत नहीं हो सकता। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी आज आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच रही है, किस जर्नी से पहुंच रही है। क्योंकि आपने देखा कि, चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके यहाँ पे जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उस एनर्जी मीटर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही होगी, तो आप देखोगे कि नुक्कड़ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां से आ रही है। बट क्या ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है? नहीं, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है। बट उस ट्रांसफार्मर के पास भी तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से आ रही होगी, तो वो कहां से आ रही होगी? जाहिर से बात है सब स्टेशन। देन सब स्टेशन के पास कहां से आ रही है? किसी जनरेटिंग स्टेशन से आ रही होगी। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जन्म की बात करें या ओरिजिन की बात करें, तो वो किसी न किसी जनरेटिंग प्लांट से आ सकती है। और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जितना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसमें 60 to 65% किसका रोल है? थर्मल पावर स्टेशन का। कोल बेस्ड या स्टीम बेस्ड जितने भी हमारे पावर प्लांट है उनका रोल है 60 to 65%। किनका रोल है? जो कोल बेस्ड है, थर्मल पावर स्टेशन का रोल है। हाइडल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इनका भी रोल है, बट उनका परसेंटेज इतना नहीं है कंपेयर टू दी थर्मल पावर स्टेशन। तो इसीलिए मैं आज थर्मल के इससे एग्जांपल्स लूंगा। बहुत स्टूडेंट जो उसने ट्रेनिंग करी होगी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किसी न किसी पावर प्लांट में, वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे आज ये वाले डिस्कशन को और बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच रही है, हमारा स्वीट होम है ना, लोड के यहां पे हम लोग बैठे हैं, तो यहां तक इलेक्ट्रिसिटी का जर्नी पूरा देखेंगे। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर बीच में लगे हुए रहेंगे, बट मैंने हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर नहीं लगाए, कुछ चुनिंदा ट्रांसफार्मर लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। यहां पर आ जाते हैं हम लोग मेनली हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे। तो ये जो इस तरीके से एक सर्कल बना के जो इस तरह साइनोसॉइडल शेप दे रखा है, दैट इज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है? देखिए कोई भी जनरेटर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। बट जनरेटर में क्या होगा? एक शाफ्ट होगा, उस शाफ्ट को हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। जैसे उस शाफ्ट को मूव करेंगे, ठीक है, जस्ट सपोर्ट दैट इज अ सिंक्रोनस जनरेटर। इधर मैंने मैकेनिकल मूवमेंट इसके शाफ्ट को किसी न किसी चीज से रोटेट कर दिया और इधर क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है ना, इस शाफ्ट को रोटेट, तो इसको रोटेट करने के लिए अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। लाइक इसको टरबाइन से रोटेट करेंगे, बट वो टरबाइन स्टीम टरबाइन भी हो सकती है, मतलब अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट से तो अलग टरबाइन का शेप होगा। तो अलग अलग टरबाइन की कैटेगरी होती है, उन पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक थर्मल पावर स्टेशन में अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो क्या होता है?
कोल किसी न किसी सोर्स से, किसी माइनिंग से क्या होता है, कोयला आता है, कोल आता है, कोल का इंस्पेक्शन होता है, कोल का क्रशिंग होता है, उस कोल को फर्नेस में डालते हैं। कोल जब बर्न करेगा तो एनर्जी जनरेट करेगा, उसी एनर्जी से हम क्या करेंगे, एक बॉयलर है, उस बॉयलर के अंदर वाटर है, उस वाटर को बॉईल करेंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, और वहां से क्या जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होगा। उस स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन्स की ब्लेड्स को घुमाएंगे, और वो टरबाइन की जो टरबाइन है, वो जब टरबाइन की ब्लेड्स घूमेगी तो वो सेम हमारे इस शाफ्ट को भी क्या करेगी, घुमाने लगेगी। ठीक है, दैट इज मैकेनिकल इनपुट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, मैकेनिकल इनपुट। इस शाफ्ट को घुमा दिया है, और इस शाफ्ट कैसे घूमेगा, आरपीएम पे घूमेगा। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले क्या की बात करेंगे, आरपीएम की बात करेंगे। आरपीएम या फिर वो आरपीएस भी बोल सकते हैं, आरपीएस, रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और यहां पर इस मैकेनिकल मूवमेंट, ये कोई मशीन है, इस मशीन के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, डिटेल वर्जन में इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा मैं अगर इंट्रो देना चाहूं तो यहां पर एक फील्ड वाइंडिंग होती है, दैट इज फील्ड वाइंडिंग, जिसके ऊपर हम लोग डीसी देते हैं, और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो स्टेटर पे होती है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे होती है, स्टेटर पे होती है। और इस आर्मेचर वाइंडिंग से क्या जनरेट होगा, दैट इज थ्री फेज, क्या जनरेट हुआ, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज से। ठीक है, तो यहां पर कोई एक ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसा मशीन है जिसके शाफ्ट को हम लोगों ने घुमाया, एक पर्टिकुलर आरपीएम से घुमाया, और इस साइड में क्या हुआ, हमें हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी मिली। हर्ट्ज मतलब साइकिल्स पर सेकंड, तो साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज, और इधर भी क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दोनों का मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में इधर मैकेनिकल इनपुट दिया और आउटपुट क्या आया, इलेक्ट्रिकल आया। इसलिए आपने कंट्रोल सिस्टम में मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ी होगी, जिसमें मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिस्टम को आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बनाया होगा। तो सेम तर्ज पे यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, उससे आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और वो रिलेशन क्या है, NS 120F/P। ये रिलेशन आपने देखा होगा, इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ पोल अगर कांस्टेंट है, मतलब अगर आरपीएम या आरपीएस वेरी करेंगे तो आपका क्या वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। आरपीएम या आरपीएस वेरी करेगा तो क्या वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। इसका मतलब जब भी कभी आप घर के अंदर स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो उसका डायरेक्ट असर काय पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे होता है। इसीलिए पावर प्लांट में जो कंट्रोल रूम होता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी, बड़ा सा फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, और फ्रीक्वेंसी 47.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और ऊपर भी 52.5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंसर्न होता है। तो फ्रीक्वेंसी को लेके हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वरी होते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। बट क्या है, एक फैक्ट भी है कि बार बार लोड का वेरिएशन तो होगा ही होगा। चलिए बात करेंगे बाकी सारे डिटेल वर्जन में। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रो बताना चाह रहा हूं कि आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंच रही है। ठीक है, तो चलिए, ये जनरेटिंग है, ये जनरेटर है, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर मैं बात करूं व्हाट इज वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से बोलते हैं द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो सारी चीजें डेफिनेशन नेटवर्क के लिए ठीक है, बट यहां पर ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो एक शब्द आप ध्यान रखिए, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर। इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नथिंग बट अ करंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उन डेप्थ में नहीं जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अपोज होगा, ये सारी चीजें। तो हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर टू सर्कुलेट, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या करंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रेशर का काम कर सकता है। ये वोल्टेज क्या करता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जनरेटिंग, जो जनरेटर होता है उसका जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है, कितने पे वो जनरेटिंग, जो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जनरेट कर रहा होगा। तो वो वोल्टेज की जो रेंज है वो क्या है, 11 kV से लगाकर 25 kV, 25 किलोवोल्ट इन जनरल बात कर सकता हूं। कुछ कुछ ट्रांसफर, कुछ हमारे प्लांट हो सकता है 30 किलोवोल्ट पे भी आज की तारीख में हो रहे, बट दैट इज एक्सेप्शन। एक क्या इक्का दुक्का हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो रेंज है ज्यादातर जनरेटर्स की 11 kV से 25 kV किलोवोल्ट के बीच में ही जनरेट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकते हम लोग, इसके बियॉन्ड जाने में हमें खतरा है। 2-3 चीजें हमारे कंसर्न में, इस सबसे मेन कंसर्न है हमारा इंसुलेशन। ठीक है, कि हम लोग इससे बियॉन्ड इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि इंसुलेशन
हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन का जो रेटिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, वोल्टेज रेटिंग। तो इतने हायर वोल्टेज पे जब हम लोग अगर डिजाइन और करना चाहेंगे तो हमारे पास इंसुलेशन कंस्ट्रेंट आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा इंसुलेशन की वजह से। इस वजह से हम लोग ज्यादा बियॉन्ड वोल्टेज पे नहीं जाएंगे। तो 11 kV से लगा के 25 किलोवोल्ट, आप भी किसी जनरेटिंग प्लांट में अगर विजिट कराओगे तो वहां का जनरेटिंग वोल्टेज आपको 15.2 या 16.2 या 17 इस तरह से कुछ मिला होगा, फिगर आउट किया होगा आपने। तो चलिए, तो यहां पर एक चीज तो हो गई कि इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टार में भी हो सकता है और डेल्टा में भी हो सकता है, ठीक है, स्टार में भी हो सकती है कनेक्शन और डेल्टा में भी हो सकती है। बट स्टार में होने के कुछ फायदे हैं, क्योंकि पहली चीज तो स्टार में अगर होगा तो अर्थ प्रोटेक्शन मिल सकता है, क्योंकि एक फोर्थ टर्मिनल है जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, जिसको अगर हमने ग्राउंड कर दिया तो यहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी मशीन है, इसका प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अर्थ प्रोटेक्शन की फैसिलिटी इन केस ऑफ स्टार, ठीक है। एक और चीज है कि यहां का जो फेज वोल्टेज है, यहां का जो फेज वोल्टेज है स्टार में, वो क्या होगा, लाइन का √3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी क्या लगेगा, हमें कम लगेगा। और क्योंकि डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में तो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है, तो डेल्टा में ऐसी सुविधा नहीं है। बट यहां पर स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि पर फेज 1/√3 टाइम्स क्या है, VL/√3 टाइम्स वोल्टेज कम है, इस वजह से अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। इस वजह से ये दो रीजन है, अर्थ प्रोटेक्शन और हम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन भी बचा लेते हैं। इस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग को काय में कनेक्ट करते ज्यादातर टाइम हम लोग स्टार विथ ग्राउंडिंग, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद इसका अगर हम लोग रेटिंग देखें तो ये रेटिंग काय में होगा, MVA रेटिंग होगा, इसका रेटिंग काय में होगा, MVA रेटिंग, ठीक है। और साथ में 3 फेज MVA रेटिंग, 3 फेज MVA रेटिंग, उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, मेनली जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसमें 2 पोल होता है, पोल नंबर ऑफ पोल क्या होगा, 2, नंबर ऑफ पोल 2 रहेगा, तो हमारा जो स्पीड होता है ये 3000 आरपीएम का होता है। इस वजह से क्या होता है, 3000 आरपीएम, इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज बनती है, ठीक है। अगर आरपीएम कम ज्यादा होंगे तो हमारा 3000 आरपीएम होता है 2 पोल मशीन के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। और कूलिंग एक बड़ा कंसर्न है, जब भी आप जनरेटिंग प्लांट में जाओगे तो वैसे तो प्लांट वाले क्या करते हैं, जनरेटर के बहुत ज्यादा पास में आपको नहीं जाने देते, बट बाई चांस कभी आपको चांस मिले, अगर आप जाओगे जनरेटर के पास में, तो जनरेटर को इधर से हाथ लगाओगे और वापस दूसरी तरफ पलट के, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप में ये जनरेटर होगा, इसको अगर आप इस साइड से हाथ लगाएंगे या फिर दूसरी साइड अपोजिट साइड से इसको हाथ लगाएंगे तो दोनों में टेम्परेचर एक तरफ से थोड़ा सा हॉट होगा, दूसरी तरफ से थोड़ा सा कूल होगा, क्योंकि वहां पे वेंटिलेटिंग डक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कूलिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे फ्रीजर में छोटी छोटी पाइप्स होती है ना, उसके थ्रू क्या होगा, हाइड्रोजन जाता है वहां पे, इस वजह से कूलिंग कौन सी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जनरेटर में कूलिंग कौन सी होती है, वैसे तो बहुत होती है, बट मेनली क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन कूलिंग। क्या होगा, हाइड्रोजन कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग। बहुत डिटेल वर्जन नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं यहां पर ब्रीफिंग कर रहा हूं सारी चीजों की, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा जनरेटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ले ली हम लोगों ने। टरबाइन के थ्रू हमारा क्या होगा, यहां पे शाफ्ट घूमेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और लेट अस सपोज इलेक्ट्रिसिटी हमारी काय पे जनरेट होगी, 15 किलोवोल्ट पे जनरेट हो गई, ठीक है। तो 15 किलोवोल्ट के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, लोड, आप जो बैठे हो, आप अपने घर पे बैठे हो कितना किलोमीटर, 100 200 300 किलोमीटर दूरी पे बैठे हो, और जनरेशन आप जहां बैठे हो वहां से 300 400 किलोमीटर दूर जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन को अगर घर तक लेके आएंगे, 15 किलोवोल्ट को अगर लेके आएंगे, तो बहुत सारा तो क्या हो जाएगा, इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। तो हमने जाना कि जो हमारा ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर होगा जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड, तो जो पावर ट्रांसफर होता है वो पावर ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग 2 गुना वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हमारा पावर ट्रांसफर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड एक और फायदा है हमें कि जो लॉस होता है, ओमिक लॉस, कॉपर लॉस नहीं बोल देना है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन कॉपर की नहीं बनी होती, मशीन में कॉपर लॉस चल जाएगा, बट यहां पे आप क्या बोलोगे, ओमिक लॉस बोलना जरूरी है आपको, ठीक है। बट गलती से हम लोग कई बार कॉपर लॉस बोल देते हैं, बट कॉपर लॉस आपको पावर सिस्टम के केस में नहीं बोलना है। तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो 3 इंटू, अगर 3 फेज की बात करूं तो I²R,
ठीक है। तो लाइन के अंदर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, लॉस होगा। तो देखिए अगर वोल्टेज अगर हम लोगों ने हायर रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज को 2 गुना करते हैं तो पावर ट्रांसफर कितने गुना बढ़ता है, 4 गुना बढ़ता है, और पावर लॉस, ओमिक लॉस 4 गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज। तो आपसे अगर एक शब्द में कोई पूछे कि बताइए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा पावर ट्रांसफर करेंगे वो वोल्टेज क्या होना चाहिए, हायर वोल्टेज होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो पावर ट्रांसफर है वो क्या पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा। पैसा भी तो कंसर्न है हमारा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे से नहीं चलती है, रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हायर वोल्टेज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या पड़ेगी, हमें इकोनॉमिकल पड़ेगी, इस वजह से हमारा कंसर्न है। और ये हायर वोल्टेज, क्योंकि जनरेटिंग वोल्टेज तो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है कि ये 25 से ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि इंसुलेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट अगर हमें और हायर वोल्टेज पे ले जाना है तो एक डिवाइस है हमारे पास, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफॉर्मर का इतना इज्जत है, ठीक है, कि वो उसमें क्या कैपेबिलिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी लेवल पर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। जब भी आपको हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी आप अप कर देंगे, और जब भी आपको वोल्टेज की कमी पड़ेगी, कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर एक जेब में रखने लायक का भी कंस्ट्रक्शन होता है। एक ट्रांसफॉर्मर को आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हो और आपके घर के बराबर का भी ट्रांसफॉर्मर बना जा सकता है, क्योंकि उसका रेंज इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी बात हम ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग आते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, 15 किलो वोल्ट पे जनरेट कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूं, 3 फेज 50 हर्ट्ज यहां लिख देता हूं, और यहां पर मैंने क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया है। तो जस्ट जनरेटिंग स्टेशन के पास में पहला जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, 15 किलो वोल्ट को, क्योंकि अगर आप प्लांट में गए होंगे तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर अगर आपकी तीसरी चौथी मंजिल पर क्या लगा होगा, जनरेटर लगा होगा, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या लगा, ग्राउंड में आप अगर बिल्डिंग के जस्ट पड़ोस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर यार्ड बना होगा। उस ट्रांसफॉर्मर यार्ड के बीच में दैट इज बस बार, ठीक है, ये कॉपर से बनी होती है बस बार, इनफाइनाइट बस बार भी बोलते हैं, जहां पर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। बाकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो 15 किलो वोल्ट को स्टेप अप करके कहां तक ले जा सकते हैं, आपके मन में क्या चलेगा, 765। बट मैं अभी जनरलाइज डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि 765 अभी हर जगह पे नहीं होता है। तो जनरलाइज में क्या बोल सकता हूं मैं, 400 किलो वोल्ट पे क्या होगा, स्टेप अप होगा, ठीक है। तो सेम 400 किलो वोल्ट फिर क्या होगा, अब स्टेप अप हो गया, बहुत लंबी दूरी तक हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम लोग स्टेप डाउन करना स्टार्ट करते हैं। 400 से स्टेप डाउन होके कहां जाएगा, 220 किलो वोल्ट तक हो जाएगा। फिर 220 से फिर स्टेप डाउन करेंगे तो 220 किलो वोल्ट के बाद कहां आ जाएगा, 132 किलो वोल्ट, ठीक है। 132 किलो वोल्ट के बाद कहां आ जाएगा, 132 किलो वोल्ट के बाद, वैसे तो आपके मन में चल रहा होगा 66, तो 66 भी आ सकता है, बट मैं अभी यहां पे 33 किलो वोल्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो 66 क्या होता है, कई जगह होता है और कई जगह 66 नहीं होता, डायरेक्ट 33 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो 33 के बाद क्या हो जाएगा, 11 किलो वोल्ट हो जाएगा, और 11 किलो वोल्ट के बाद यहां पर 440 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लोड तक पहुंचेंगे। 440 वोल्ट में कुछ और रहेगा सिंगल फेस का, कुछ रहेगा 3 फेस का रोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जर्नी एक वोल्टेज लेवल पे चलती रहेगी। इस तरीके से क्या होगा, 15 से 400, 400 से 220, 220 से 132, 132 से 33, 33 से 11, 11 से 440, और आपके घर में क्या होगा, बाहर की साइड में, घर के बाहर देखोगे तो 3 लाइन जारी होगी, RYB, इस तरीके से RYB 3 लाइन जारी होगी। उसके साथ में हो सकता है 2-4 वायर और भी जा रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक हो सकता है आपका न्यूट्रल वाला वायर भी जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर RYB और एक न्यूट्रल भी जा रहा होगा। और आपके घरों में देखो कनेक्शन कैसे होता है कि ये आपके घर के बाहर अगर आप देखोगे तो 3 वायर जा रहे हैं, 3 वायर जा रहे हैं। तो यहां पर आपका घर पता चले ये RYB, आपका घर B फेज से लगा के न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शो किया यहां पे। तो आप हाउस नंबर 1 की बात करें तो R फेज से लगा के न्यूट्रल के बीच में, दैट इज न्यूट्रल N, ठीक है, न्यूट्रल के बीच में। तो R फेज से न्यूट्रल के बीच में सिंगल फेज कनेक्शन है, हाउस नंबर 1 आपके घर कनेक्टेड है। आपका जो पड़ोसी है वो कहां कनेक्टेड है, R फेज से ही कनेक्टेड है हाउस नंबर 2 और न्यूट्रल तक।
उस आपके पड़ोसी का पड़ोसी कहां कनेक्टेड है, वाई फेज से लगा के हो सकता है वो यहां पर कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि आपके इधर वाला पड़ोसी जो उसका भी पड़ोसी है तो उसका घर हाउस नंबर 4 किसी बी फेज से लगा के न्यूट्रल तक कनेक्शन हो सकता है। आपने देखो एक ताज्जुब की बात देखी होगी या कभी नोटिस किया होगा आपने बचपन में कि कई बार आपके 2-4 घरों की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और बाकी लोगों का इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तब बड़ी टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि हम 4 लोग ही, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके 4 घर एक ही फेज से कनेक्टेड है, मान लीजिए 2 घर है आपके, थोड़ी देर के लिए आपके और आपके पड़ोसी की इलेक्ट्रिसिटी चले गई है, इसका मतलब आर फेज पर क्या आ चुका है, फॉल्ट आ चुका है। आर फेज में अब एनर्जी नहीं है, बाकी 2 फेज क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से दोनों घर क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो रहेगी। तो अब हम बात करें कि आपके घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके बाद क्या होता है, ऑन ऑफ सडन कि सारी इलेक्ट्रिसिटी एक बार सबकी बंद हो जाती है, इनकी भी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चली जाती है, इनके घरों की भी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप थोड़ी खुशी मनाते हैं कि चलो अब सबके यहां चले गई है, अब सबकी एक साथ आएगी, है ना। ये फेनोमेनन आपने बचपन में बहुत देखा होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसलिए हम सबकी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बंद कर देते हैं ताकि जब भी कोई भी जो भी इंप्लॉय होगा वो जब इसका ये जो फॉल्ट ठीक करने आएगा तो कई दफा इस फॉल्टी पार्ट में भी करंट चले जाता है। इस वजह से हम लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो भी बंदा इस आर फेस के ऊपर चढ़ा है फॉल्ट सही करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का झटका नहीं लग जाए, इस वजह से क्या करते हैं, तीनों फेज में इलेक्ट्रिसिटी पहले बंद करते हैं, इसको रिपेयर करेंगे और फिर जब वो रिपेयर करके वापस आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस चले जाएगा, उसके बाद क्या होगा, या तो फोन पे कनेक्शन हो जाएगा, कि आज की तारीख में फोन पे भी हो जाता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी और सबके घरों की इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से फॉल्ट क्लियर होता है। तो आप जो अपने घर के बाहर आर वाई बी और न्यूट्रल देखते हो तो उसमें आपके हो सकते 4-5 घर काय पे कनेक्शन हो, आर पे कनेक्शन हो, 4-5 अगर आपके घर के सामने भी कुछ घर बने हुए हैं तो उसका कनेक्शन वाई पे दे सकते हैं और बी पे भी कुछ कनेक्शन रहेगा। इसका मतलब बैलेंस, हम लोग बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे, तीनों फेस के ऊपर जो लोड लगा है वो क्या हो, बैलेंस्ड हो। बट रियल टाइम में बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है आपके घर में अगर एक रूम का इलेक्ट्रिसिटी बंद है तो दूसरे घर में, मतलब बैलेंस्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल कंजप्शन होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा प्रैक्टिकली अनबैलेंसिंग रहती है कि तीनों फेजेस के ऊपर अलग अलग लोड हो सकता है। तो इसी वजह से अगर एक ही पर्टिकुलर आर के ऊपर सारे हाउसेस कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर क्या होगी, ओवरलोडिंग, और बार बार क्या होगा, फॉल्ट होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, तीनों फेजेस के ऊपर इक्वल 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 हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको शेयर कर दे, कुछ घर इधर कनेक्ट कर देते, कुछ वाई से कनेक्ट कर देते, कुछ बी से कनेक्ट कर देते। बट गांव वगैरह में क्या होता है ना कि वो बहुत कलाकार होते हैं कि सपोज करो शहर में तो क्या हुआ, आर फेस के ऊपर ये 2 हाउसेस है, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2, आर फेस पे फॉल्ट आया, ठीक है। तो शहर में तो क्या होगा, बहुत जल्दी से क्या होगा, जो बंदा है वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आके आपका सही कर देगा। बट विलेजेस वगैरह में क्या होता है, 2-2, 3-3 दिन लगा देते हैं इस फेस को सही करने में। आज तो नहीं लगाते, आज से 5-10 साल पहले ऐसी होती थी प्रोसीजर में लेट। तो जब तक विलेज वाले क्या करेंगे, अपने हाउसेस का कनेक्शन उठा के वो वाई या बी पे अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से वो एंजॉय करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब तक वो आएगा उसका इंतजार नहीं करेंगे। इसीलिए आपके विलेजेस वगैरह में कोई भी कनेक्शन हो, वहां जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, उनको फेज इधर उधर करना आता है कि आर फेस को वाई फेस पे कैसे कनेक्ट करते हैं, वाई फेस को बी पे कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत ही, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते जा रहे डे बाय डे। तो उनको वो चीज आ गई है, उनको पता नहीं कि क्या लॉजिक है, बट वो जानते हैं, क्योंकि आवर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है सिंगल फेस, और एक फेस से लगाकर न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज, और 2 लाइन के बीच का क्या वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। और मेनली जो लोड होता है वो किसका होता है, लोड हमारा लाइटिंग लोड बहुत ही नॉमिनल कंजप्शन लेता है। ज्यादातर कंज्यूम कौन करता है, इंडक्शन मोटर, जो आपके घर में पंखे लगे हैं, जो भी रोटेटिंग मशीन्स लगी है, वो ज्यादा कंज्यूम करता है पावर। इस वजह से लोड को मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, इंडक्शन मोटर भी बोल सकता हूं, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर तो अवेलेबल नहीं हो, बट हम लोग अगर इंडस्ट्री में बात करें तो सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। तो इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, बट डोमेस्टिक के लिए इंडक्शन मोटर ओनली। तो चलिए, यहां पर एक ट्रांसमिशन लेवल बना है, तो ट्रांसमिशन लेवल 220 765 से लगा के 220 का जो भी वोल्टेज होता है उसको मेनली हम लोग ट्रांसमिशन लेवल बोलते हैं। 33 से लगा के 132 तक
क्या बोलते हैं, सब ट्रांजिएंट लेवल, जिसपे लार्ज कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो यहां से भी कनेक्शन ले सकती है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में भी दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी 11 किलोवोल्ट पे, तो मीडियम लार्ज कंज्यूमर 11 केवी से भी ले सकते हैं, और ये हमारा सेकेंडरी जो है डोमेस्टिक है 415 और 240। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 440 में कई दफा हम लोग 415 और 240 करते, 415 को बाय रूट 3 करोगे तो 240 भी मिलेगा, ठीक है। बाकी चीजों को हम डिटेल वर्जन में बताएंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पावर सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज पावर सिस्टम का अगर डेफिनेशन बोलना है, द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड। और इसको मैं करेक्ट करूं अगर, तो यहां पर लोड बोलने की बजाय हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से लगा के हमारे एनर्जी मीटर तक जितने भी कंडक्टर कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? सर्विस मेंस। क्या बोलते हैं उसको? सर्विस मेंस। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सर्विस मेंस। सर्विस मेंस, ठीक है। तो हमारे एनर्जी मीटर तक जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड से इंडिविजुअल कंज्यूमर तक जो कनेक्शन जाता है, जिन कंडक्टर के थ्रू जाता है, उन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्विस मेंस बोलते हैं। तो क्या हम डेफिनेशन को करेक्ट कर सकते हैं? द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द सर्विस मेन, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम, ठीक है। क्योंकि पावर सिस्टम, देखिए अगर छोटा सा मैं एग्जांपल बात करूं कि अगर आपके घर का पंखा किसी वजह से खराब हो जाता है तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग जाते हैं सुधरवाने? नहीं, आप कहां जाते हैं? सीधा टेक्नीशियन के पास जाते हैं, और खराब हो जाता है और उसका पैसा भी आप खुद पे करते हैं। यही बात अगर घर के बाहर कोई पोल लगा हुआ है जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें गड़बड़ होती है या एनर्जी मीटर में गड़बड़ होती है, तो आप किसको कंप्लेन करते हैं? बिजली विभाग को कंप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरकार की है, जो भी रूलिंग में होगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की या इलेक्ट्रिसिटी विभाग की जिम्मेदारी कि आपको आपके एनर्जी मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपके घर के अंदर कोई फॉल्ट होता है, इस तरह का कुछ भी होता है, तो ये आपका पर्सनल फॉल्टेज, आप अपने पैसे लगा के इसको ठीक कराइए, ठीक है। एनर्जी मीटर तक की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजली विभाग की है। तो चलिए, तो इसका मतलब हमारे सो द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द सर्विस मेंस, दैट इज कॉल्ड पावर सिस्टम। एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम? पूरे पावर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है? नंबर वन हमारा सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर बोल सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही आज एसी सिस्टम अलाइव है, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो हम लोग क्या हो सकता है? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कल्पना थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है, कुछ और अल्टरनेटिव लेके आते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका ट्रांसमिशन लाइन, और फोर्थ है लोड। क्या है? लोड। इसका मतलब लोड में मेनली क्या है? हमारी इंडक्शन मोटर से। तो अगर ये पूरे 4 कंपोनेंट हमारे क्या है? पूरे पावर सिस्टम के 4 कंपोनेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पावर सिस्टम? जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड। और मजे की बात आपको बताऊं तो जनरेटर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल मशीन में, दैट इज मशीन पार्ट। ट्रांसफॉर्मर आप कहां पढ़ते हो? मशीन में। और लोड मतलब इंडक्शन मोटर कहां पढ़ते हो? मशीन में। तो सिर्फ आपको पढ़ना क्या है पावर सिस्टम में? ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको मशीन, देखो एक बात तो तय है कि अगर आप जनरेटर पढ़ लेते हो पहले, ट्रांसफॉर्मर की जानकारी होती है, इंडक्शन मोटर की जानकारी होती है, तो पावर सिस्टम सीखने में थोड़ी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज होगी या हेल्प मिलेगी आपको। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज बात करूं तो आपको मशीन पहले आना चाहिए, उसके बाद पावर सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। बट पावर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट आप पैरेलली चला सकते हो, क्योंकि आपके जब सेमेस्टर में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर और डीसी पहले मशीन नंबर 1 हो जाता है, और उसके साथ में हो सकता है सेकंड सेमेस्टर या उसी सेमेस्टर में कई बार पावर सिस्टम आ जाता है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की बात होती है। इसी वजह से शुरुआती दिनों में क्या पढ़ते हैं हम लोग? पावर सिस्टम के शुरुआती चैप्टर्स में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जानते हैं। जब हम लोग फॉल्ट या स्टेबिलिटी पढ़ते हैं तब क्या आ जाता है कि जनरेटर की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जब तक हमारा मशीन टू बी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप पैरेलली दोनों को चला सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन आप शुरुआत कर सकते हैं। जनरेटर में छोटी छोटी इंट्रो टाइप की जनरेटर की जरूरत पड़ती है, उतना आपको पावर सिस्टम में बता दिया जाएगा। तो पावर सिस्टम भी, जो लोग पावर सिस्टम मुझसे पढ़ेंगे उनको भी मैं मशीन की ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा आपको मशीन आता है, ये सोच के पढ़ाऊंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप बिना मशीन के भी पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन में बीच बीच में देते जाऊंगा, आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो ये हमारा पावर सिस्टम है, और इस पावर सिस्टम बहुत मजेदार है, बहुत रियल टाइम में बहुत सारी स्टोरीज है, जो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी विभाग के साथ क्या होता है, जब भी इलेक्शन आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी दे दी जाती है, ठीक है। तो आज भी चुनाव इलेक्ट्रिकल विभाग वालों को बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि नेता लोग तो क्या अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, बट उनको मैनेज करना पड़ती है सारी चीजें।
तो रियल टाइम में कैसे हमारी पॉलिसी अफेक्ट होती है पॉलिटिकल डिसीजन से, या सरकार बदलती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी विभाग की जितनी भी पॉलिसीज है उस पर कैसे फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग रियल टाइम में भी देखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम लोगों ने अपने सिस्टम को बदला है इंडिया में, क्योंकि आप आज 10-15 साल पहले अगर आप अपने विलेजेस वगैरह में रहते थे तो इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर आती थी, बट आज क्या कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कुछ स्टेट सरप्लस में जाने लगे हैं। तो सारी रियल टाइम स्टोरीज को भी हम लोग देखेंगे किस तरीके, क्योंकि ये बहुत ही एक सब्जेक्ट नहीं, एक सिस्टम है, दैट इज इट इज द कलेक्शन ऑफ 2 और 3 और 4 सब्जेक्ट्स। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, मशीन आना चाहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इस सिस्टम को सीखेंगे, पूरे पावर सिस्टम को बड़ी एनर्जी के साथ, एग्जाम का भी ध्यान रखते हुए कि पता चले कहानी किस्सों में हमारे न्यूमेरिकल मिस हो गए, बट न्यूमेरिकल को भी ध्यान रखें क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम पे निकालना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पावर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो में मैं पावर सिस्टम का सिलेबस लिखता हूं, सिलेबस को देखिएगा कि किस तरीके से पावर सिस्टम आपका चलने वाला है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।